नमस्कार। सिंह नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम मौर्यकालीन इतिहास के सेकंड पार्ट के अंदर आ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे उनकी बात हम करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में बिंदुसार मगध के राजा बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व इतने समय तक ये मगध के राजा रहते हैं। यूनानी इतिहासकारों ने इन्हें अमित्र घात कहा है। क्या कहा है? अमित्र घात कहा है। और अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। वास्तव में ये शत्रुओं के नाश करने वाले थे। तो इनको क्या कहा गया है यूनानी इतिहासकारों के द्वारा? अमित्र घात। दूसरा, वायु पुराण के अंदर हमें इनका नाम भद्रसार मिलता है। क्या मिलता है? भद्रसार इनका वायु पुराण के अंदर नाम मिलता है। एक बार कौटिल्य ने यह सोचा कि जो आसपास का जितना भी क्षेत्र है मगध के इलाकों के अलावा जो भी अन्य राजाओं के द्वारा जहां पर राज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मगध के लिए खतरा है। तो कौटिल्य ने कहा, बहुत बड़ी जो सेनाओं के राजा थे यानी 6 राजधानियां ऐसी थी जहां के राजाओं और आतम्यों को क्या कर दिया, इनका नाश कर देता है, यानी इनके ऊपर आक्रमण करता है बिंदुसार। किसके कहने पर? कौटिल्य के कहने पर। क्योंकि कौटिल्य को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये आगे जा करके यानी आने वाले समय के अंदर ये मगध के लिए खतरा है। जब ये 6 राजधानियों के राजाओं और आतम्यों को क्या करते हैं, नाश कर देते हैं, ये उस समय पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच का जो इलाका होता है उसके ऊपर अपना अधिकार बना लेते हैं बिंदुसार। क्योंकि ये जैसे ही राजा बनते हैं बिंदुसार, तो इन बिंदुसार ने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही राजा बनते हैं तो वो राज्य विस्तार नीति अपनाते हैं, यानी अपने राज्य को क्या करना है, बड़ा करना है। ये नीति बिंदुसार भी अपनाते हैं और ये नीति हम देखेंगे आगे अशोक आते हैं वो भी इस नीति को अपनाने का काम करते हैं। तो बिंदुसार के बारे में दूसरी बात हम पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। तो तक्षशिला के अंदर जब तक्षशिला के राजा बिंदुसार थे उस समय तक्षशिला के ऊपर 2 बार विद्रोह हुआ था। तक्षशिला के ऊपर 2 बार विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के खिलाफ कुछ जो जन सामान्य जो लोग थे उन्होंने बगावत कर दी थी, परंतु राजा अशोक को यानी राजकुमार, उस समय ये राजकुमारी थे क्योंकि राजा बन नहीं सके थे उस समय, क्योंकि बिंदुसार तक्षशिला के राजा थे। राजकुमार अशोक को भेजा गया कि जहां जिस इलाके के अंदर ये मेरे खिलाफ जो बगावतें हो रही है उनको दबाने का काम आप करिए। और राजकुमार अशोक उनको दबाने के लिए कामयाब भी हो जाते हैं और वहां पर जाकर के शांति स्थापित कर लेते हैं। जब बिंदुसार तक्षशिला के राजा थे उस समय राजकुमार अशोक उज्जैन के राजकुमार थे। उज्जैन के क्या थे? उस समय उनको छोटी रियासतों के जो राजा थे उनको राज्यपाल बोला जाता था। उज्जैन के क्या थे? ये राज्यपाल थे जिस समय बिंदुसार तक्षशिला के राजा थे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहां पर जो लिखा हुआ है सेल्यूकस। सेल्यूकस जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमने पढ़ा कि सेल्यूकस यानी जो सिकंदर ने जब 325 ईसा के अंदर भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं उस समय यहाँ पर कुछ इलाके सिकंदर जीत लेता है, लेकिन हाँ ये मानते हैं कि चिनाब और झेलम नदियों के किनारे राजा पोर्स का वहाँ पर शासन था। पोर्स से ये हार जाते हैं और भारत छोड़कर वापस ये चले जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र यहाँ पर जीत लेते हैं। उन क्षेत्रों को लेने के लिए सेल्यूकस का उत्तराधिकारी सेल्यूकस आते हैं और सेल्यूकस के बाद में इनके उत्तराधिकारी आते हैं एंटीओक्स। कौन है? एंटीओक्स। एंटीओक्स ने अपना राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के पास में और यह संधि करने के लिए यहां पर आते हैं। दूसरी बात, मिस्र के राजा जो टोलमी सेकंड थे वो भी अपना एक राजदूत कौन है? डायनोसिस। ये राजदूत आते हैं और बिंदुसार के साथ क्या करते हैं, ये संधि करने के लिए आते हैं। यानी मिस्र के राजा टोलमी सेकंड भी अपना राजदूत भेजते हैं और एंटीओक्स जो मेगस्थनीज के स्थान पर पहला मेगस्थनीज आते हैं उसके बाद में तो ये एंटीओक्स है ये दूसरे राजदूत को भेजते हैं।
तो इन राजदूतों के साथ में जो संधियां की गई थी बिंदुसार के द्वारा, इनसे हमें पता लगता है कि उस समय भारत का विदेशी व्यापार बहुत अच्छा था, विदेशों के साथ जो व्यापार की नीतियां थी वो बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंदुसार के समय भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, राज्य विस्तार की नीति के अनुसार इन्होंने दूसरे देशों के साथ भी संधियां करनी लगी, उनके साथ व्यापार करना स्टार्ट कर लिया था। और फिर हम पढ़ते हैं कि 273 ईसा के अंदर बिंदुसार की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट राजा जो यहाँ पर आते हैं, वो है अशोक प्रियदर्शी। कौन है? राजा अशोक प्रियदर्शी, जो बिंदुसार के पुत्र होते हैं। बिंदुसार जो थे उनके 16 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 16 रानियां थी और इनके 101 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे, जिसमें एक अशोक थे। बिंदुसार ने कहा था कि आगामी जो इस साम्राज्य का जो राजा बनेगा, यानी मौर्य साम्राज्य का जो आगामी राजा बनेगा, वो अशोक बनेगा। क्योंकि अशोक के 100 भाई और भी थे, लेकिन अशोक इन अपने भाइयों से ज्ञान के आधार पर सबसे बड़े थे। यानी इनके अंदर ज्ञान सूझ का बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी इसके अंदर अशोक ही थे। और उनकी सूझ और उनके सोचने की क्षमता बहुत अच्छी थी। और एक नेतृत्व की भावना जो थी वो अशोक में इन अपने दूसरे 100 भाइयों से अच्छी थी। इसलिए बिंदुसार ने कहा कि आगामी राजा जो बनने वाला है वो अशोक बनेगा। लेकिन ये 100 भाई हैं, ये आपस के अंदर अशोक के साथ लड़ते हैं। और ये जो संघर्ष चलता है, आपसी जो संघर्ष चलता है, ये संघर्ष 4 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक चलता है? 4 वर्ष तक आपसी संघर्ष चलने के बाद में अशोक अपने भाइयों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और अशोक का 268 के अंदर अशोक का क्या होता है? राज्य अभिषेक हो जाता है। राज्य अभिषेक होने के बाद में ये तक्षशिला के राजा बनते हैं। बिंदुसार के समय ये उज्जैन के राज्यपाल थे। तो यहाँ पे लिखा है पहले ये उज्जैन और बाद में तक्षशिला के कुमार बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं। यानी कि राजा यहाँ पर पूर्ण रूप से मगध के राजा अशोक बन जाते हैं। इसके बाद में जैसे ही ये राजा बनते हैं, तो राजा क्या करता है? राजा राज्य विस्तार की नीति को अपनाता है। जैसे हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य भी ऐसा किया, उनके बाद में बिंदुसार ने भी ऐसा किया। और आगामी जो तीसरे राजा आए हैं अशोक, ये भी अपने क्या करेंगे? राज्य विस्तार की नीति को अपनाएंगे। राज्य विस्तार की नीति के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध निकलता है। इसमें यह लिख रखा है कि कलिंग युद्ध तथा उसके परिणाम। कलिंग युद्ध जो था वो कलिंग जो शासन कर रहे थे उस समय की बात है, और वहाँ पर उनके साथ ये युद्ध लड़ा जाता है राजा अशोक के द्वारा। क्योंकि राजा अशोक को ये लगता था कि कहीं ना कहीं ये आगे जाकर के मगध के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए इनको दबाने के लिए राजा अशोक आक्रमण करते हैं और इसके ऊपर ये विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर एक जो पुस्तक लिखी गई है कल्हण के द्वारा, रजत रंगिणी, इस रजत रंगिणी के अंदर हमें पता लगता है कि जो अशोक थे उन्होंने सबसे पहले अपना आक्रमण कश्मीर के अंदर किया था। कहाँ पर किया था? कश्मीर के अंदर अपना सबसे पहले आक्रमण राजा अशोक ने कश्मीर के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया था। और वहाँ पर एक शहर बसाया था जिसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर, इस नगर श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? राजा अशोक ने। राजा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी जम्मू कश्मीर में। यह हमें कल्हण की लिखित रजत रंगिणी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि राजा अशोक ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया था, कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया था। इस युद्ध के बाद में परिणाम यह निकला कि इस युद्ध के बाद में राजा अशोक ने अपनी युद्ध नीति को त्याग दिया था। यानी अपनी युद्ध की जो नीति थी उसके अंदर बदलाव कर दिया था, क्योंकि राजा अशोक ने यह सोचा कि इस युद्ध के अंदर बहुत से लोग जो थे वो मारे गए, और इस युद्ध के
इस युद्ध के अंदर जो लोग मारे गए हैं वो मेरी वजह से मारे गए हैं, ऐसा राजा अशोक का कहना था। और राजा अशोक ने कहा कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार होता है, हर व्यक्ति अपने जीवन के ऊपर किस प्रकार से जिएगा वो उसका अधिकार है। इसलिए हम कोई नहीं होते हैं कि हम राजा बन गए तो इसका मतलब हम लोगों को मरवाएंगे, ऐसी उनकी भावना चेंज हो जाती है यहाँ पर। और उसके बाद में वो बौद्ध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वो बौद्ध बन जाते हैं और धम्म की शिक्षा के अंदर वो लग जाते हैं। किस में लग जाते हैं? धम्म की शिक्षा में लग जाते हैं। ये परिणाम निकलते हैं, हमें मिलता है कि कलिंग युद्ध के बाद में क्या परिणाम देखने को हमें मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि राजा अशोक जो अपनी युद्ध नीति को त्यागने के बाद में किस शिक्षा के अंदर चले जाते हैं? धम्म की शिक्षा के ऊपर शिक्षाएं लेना स्टार्ट कर देते हैं। और इनकी जो शिक्षाएं हैं इनके अंदर क्या क्या बताया गया है, मुख्य रूप से जो बातें लिखी गई है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। इस शिक्षा के अंदर बताया गया कि सद्गुण व अहिंसा का पालन करें। यानी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? सद्गुण होना चाहिए और अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अभी युद्ध हुआ था, रजत रंगिनी जो युद्ध हुआ था, कलिंग जो युद्ध हुआ था, उसके परिणाम उसके ऊपर काफ़ी गहरे हृदयाघात कर गए थे राजा अशोक को। इसलिए उन्होंने अपनी युद्ध नीति त्याग दी और इन्होंने अपनी पहली शिक्षा के अंदर बोला कि अहिंसा करनी चाहिए, यानी किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में सच्ची रीति रिवाजों को मानना, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करना, यानी सच्चे जो रीति रिवाज हैं उनके ऊपर क्या करना चाहिए? उनके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। झूठे रीति रिवाज हैं इन भ्रम चक्रों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। ये राजा अशोक की धम्म शिक्षा कहती है। बड़ों का आदर और छोटों को प्रेम करना, बड़ों जो हमसे बड़े हैं उनको क्या करना चाहिए? उनका आदर करना चाहिए और छोटों का क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म यात्रा करना, धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म की यात्राओं करना। और राजा अशोक ने अपने कार्यकाल के अंदर जो ये धर्म की यात्राएं थी उनके लिए भी व्यवस्था की थी, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में दान देना और पवित्र जीवन जीना, यानी आपके पास जो धन दौलत है उसके अंदर कुछ भाग होना चाहिए, वो भाग हमें क्या करना चाहिए? दान भी करना चाहिए और अपना पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये राजा अशोक की धम्म शिक्षा हमें बताती है। तो ये उनकी धम्म शिक्षाएं थी। इसके बाद में हम बात करेंगे कि धम्म प्रचार के उपाय, यानी उन्होंने क्या क्या उपाय किए जिसमें ये अपनी शिक्षाओं को क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि धर्मोपदेश की व्यवस्था करना, यानी जो धर्म है उनके जो उपदेश हैं वो किस प्रकार हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसकी व्यवस्था राजा अशोक ने की थी। धर्म महामंत्रों की नियुक्तियां करना, यानी महामात्रों की जो नियुक्ति करते थे वो राजा अशोक ने बताई थी। राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, विदेशों में धर्म प्रचार भेजना, और ऐसा ही है कि विदेशों तक उनका अपना प्रचार भेज रहे थे, अपनी जो शिक्षाएं थी उनको विदेशों के अंदर भी भेज रहे थे। तो हम पढ़ते हैं कि श्रीलंका के अंदर अपनी एक पुत्री जो थी संघमित्रा और महेंद्र उनका पुत्र था, उनको श्रीलंका के अंदर इस शिक्षा का प्रचार करने के लिए राजा अशोक भेजते हैं। इसके बाद में दिव्य रूपों का प्रदर्शन करना, जन उपकार के कार्य, धर्मोपदेशों के को पत्थरों पर खुदवाना। तो हमने देखा है कि पत्थरों के ऊपर भी खुदवाया गया है। राजा अशोक के हमें शिलालेख मिलते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने भी अपना ये काम यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया था, इन्होंने ये उपाय यहाँ पर किए थे। धर्म यात्राओं का प्रारंभ करना, जैसा कि इनकी धम्म की शिक्षा कहती है कि धर्म यात्रा करनी चाहिए, तो उनकी व्यवस्था करना यानी उनको प्रारंभ करने का काम भी राजा अशोक करते हैं। तो ये उपाय जो मुख्य रूप से इन्होंने अपनी शिक्षा के लिए किए थे, यानी अपने धर्म के प्रचार के लिए किए थे। अब हम बात करते हैं कि साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार के अंदर जो राजा अशोक थे उन्होंने कुछ शिलालेख बनवाए थे, और जो शिलालेख हमें मिलते हैं जैसे 14 शिलालेख, जैसे शाहबाजगढ़ी पेशावर के अंदर हमें प्राप्त होता है, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान से हमें प्राप्त होता है। ये अशोक के हमें तमाम शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं, यानी गुफाओं के अंदर भी लेख मिले हैं, शिलालेख भी मिले हैं, ये तमाम प्रकार के। तो हम 14 शिलालेख हम पहले पढ़ रहे हैं। तो ये
जो 4 प्रकार के 14 शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में 7 स्तंभ लेख, जो स्तंभ के ऊपर लेख लिखाए गए थे, तो इसके अंदर टोपरा जो हरियाणा के अंदर हमें प्राप्त होता है, प्रयागराज, लाहौरिया, नंदगढ़ यानी बिहार के अंदर, सांची ये मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है, सरनाथ और ये तमाम प्रकार के जितने भी है जो नेपाल की तराई के अंदर हमें मिलते हैं, ये अशोक के शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं जो स्तंभ के ऊपर लिखाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि ये जितने भी शिलालेख लिखाए गए हैं, इसके अंदर जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जो शक्ति का प्रतीक जो बताया जाता है वो स्तंभ लेख, उसके अंदर 4 दिशाओं के ऊपर जो धर्म का प्रचार हो रहा है, चारों दिशाओं के ऊपर इनकी सूचना हमें मिलती है। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा जो शिलालेख बताया जाता है, जो लेख बताया जाता है, वो हमें बताया जाता है स्तंभ लेखों के अंदर बताया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के उनके स्तंभ लेख हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में लघु शिलालेख के अंदर सहसराम बिहार के अंदर हमें मिलता है, बेराट राजस्थान के अंदर ये मिलता है, और इसके बाद में ये लिखा हुआ है जटिक रामेश्वर, ये कर्नाटक में हमें मिलता है। गुफाओं के जो लेख मिलते हैं राजा अशोक के, इनकी संख्या तो 3 है और ये तीनों के तीनों बिहार के अंदर देखने को हमें मिलते हैं, जो बिहार की पहाड़ियों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये शिलालेख जो राजा अशोक के द्वारा लिखाए गए थे, राजा अशोक ने अपनी धम्म की शिक्षा का प्रचार करने के लिए जो उपाय किए थे, उन उपायों को बाद में इस प्रकार उन्होंने खुदवाया है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन होता है, क्योंकि जब राजा अशोक थे, उसके बाद में जितने भी उत्तराधिकारी उनके आए थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, वो आपस में क्या है कि कमज़ोर थे और आपस में लड़ाइयाँ करते थे, इसलिए ये साम्राज्य जो था ये पतन की ओर चला जाता है। तो हमें ये ऐसा मान के चलते हैं कि जब राजा अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी थी और उसके बाद में उनके जितने भी उत्तराधिकारी आते हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, यानी राजा अशोक के बाद में ही मौर्य साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में हम लिखेंगे जी अशोक, यहाँ पे अशोक लिखा हुआ है। अशोक के उत्तराधिकारी क्या है? दुर्बल होना, ये इनका सबसे बड़ा कारण था। दूसरी बात में वित्तीय संकट आना, क्योंकि छोटे छोटे रियासतों के अंदर छोटे छोटे राजा अपने आप काम कर रहे थे, तो ये अपने हिसाब से काम करवा रहे थे, इसलिए यहाँ पर वित्तीय संकट भी आ गया था। दूसरी बात साम्राज्य की विशालता, बहुत बड़ा मगध एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा क्षेत्र था और राज्य की विस्तार। और दूसरी बात यह है कि तक्षशिला के अंदर एक राजा बैठा है, वो सबको बता रहा है, तो ऐसा इतना जल्दी काम नहीं हो पा रहा है, यानी राज्य बहुत बड़ा था और जो राजा की नीतियां थी वो आम जन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, इसलिए भी ये कारण था। दूसरा, प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार, जो छोटे छोटे जो जितने भी राज्यपाल बनाए गए थे वो अपने हिसाब से नीतियां बना रहे थे और अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास कर रहे थे, तो इस कारण से भी हो गया। विदेशियों के आक्रमण, राजा अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी थी, युद्ध करना ही नहीं है। उसके बाद में जो जितने भी लोग आए थे, बाहरी आक्रमण यानी विदेशों के ऊपर जो विदेशी जो आक्रमण कर रहे हैं, इस समय विदेशी आक्रमण करना स्टार्ट कर लेते हैं, युद्ध होते हैं। युद्ध होने के बाद में वित्तीय संकट कन्फर्म आने वाला है, तो ये जो अपने ऊपर भी देखा है। उत्तराधिकारियों के नियम का अभाव होना, क्या निश्चित ही नहीं था कि कौन सा राजा बनेगा, कैसे बनेगा। जैसे राजा अशोक अपने 100 भाइयों के साथ लड़ करके युद्ध यानी 4 साल का संघर्ष होने के बाद में राजा बनते हैं, तो ये आगामी उत्तराधिकारियों के अंदर भी चला। साम्राज्य का विभाजन, मैंने जैसे पहले बताया कि छोटे छोटे साम्राज्य बन गए थे, छोटे छोटे राज्यपाल अपने शासन करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये मुख्य मुख्य कारण रहे थे जो मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण रहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मौर्य युगीन संस्कृति, यानी मौर्य काल के अंदर किस प्रकार की संस्कृति थी। तो संस्कृति के अंदर हम पढ़ते हैं मौर्य युगीन संस्कृति के अंदर जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। 2 प्रकार का प्रशासन था, एक तो था केंद्रीय प्रशासन और एक था प्रांतीय प्रशासन।
केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन राजा के द्वारा किया जाता था, अंतिम जो निर्णय था वो राजा के द्वारा यानी केंद्रीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता था। और जो प्रांतीय प्रशासन था उनके जो थे वो राज्यपाल हुआ करते थे। कौन थे? राज्यपाल हुआ करते थे, जो अपने हिसाब से छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करवाते थे, छोटे मोटे काम करवाते थे, ये करवाते थे। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि प्रांतीय प्रशासन में क्या था और केंद्रीय प्रशासन में क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। प्रांतीय प्रशासन का हमें जो जिक्र है वो मतलब जिसका उल्लेख है, प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं मिलता है, लेकिन अशोक के समय इनकी संख्या 5 बताई जाती है। तो हम ये प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पहले केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन जैसे इसके अंदर उच्च अधिकारी जितने भी हुआ करते थे वो इसके अंदर होते थे। जैसे उच्च न्यायाधीश थे, उच्च न्यायाधीश, न्यायपालिका अध्यक्ष, ये सारे इसके अंदर होते थे। इस प्रकार इनका काम क्या था कि कोई भी नीति थी उन नीति को लागू करने का काम कौन करते थे? केंद्रीय प्रशासन के अधिकारी करते थे। और इस केंद्रीय प्रशासन के जो अधिकारी थे इनको 18 भागों के अंदर बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 18 भागों के अंदर केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था को बांटा गया था। और प्रत्येक जो विभाग था, प्रत्येक भाग था, उसको हम तीर्थ बोलते थे। क्या बोलते थे उस समय? तीर्थ बोलते थे। यानी केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनको 18 भागों के अंदर बांट दिया गया था। और प्रत्येक भाग को क्या बोलते थे? तीर्थ बोलते थे। क्या बोलते थे? तीर्थ बोलते थे। और इस तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था, इसको क्या बोलते थे? मातम्य। क्या बोलते थे? आतम्य। क्या बोलते थे? आतम्य। यहां पर लिख देता हूं, आतम्य बोलते थे। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 6 राजधानियों के राजाओं और आतम्यों का क्या कर दिया था? नाश कर दिया था बिंदुसार ने। तो ये जो लिखा हुआ है आतम्य, तो ये आतम्य क्या होते थे? तीर्थ के अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनको 18 भागों के अंदर बांट दिया और प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को आतम्य का नाम दिया गया था। ठीक है, किसका नाम दिया गया था? आतम्य का नाम दिया गया था। और यहाँ पर जो केंद्रीय प्रशासन के जो अधिकारी हुआ करते थे उनकी ज्ञान के आधार पर उनकी क्या करती थे? नियुक्ति की जाती थी। जैसा कि हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पढ़ा है, उन्होंने अर्थशास्त्र के निहित विषयों के अंदर बताया है कि किसी भी प्रकार का मंत्री हो उसको मंत्री पद का दर्जा देना चाहिए, उसकी ज्ञान के आधार पर देना चाहिए, विद्वता के आधार पर उसको क्या बनाना चाहिए? मंत्री बनाना चाहिए। तो ये व्यवस्था यहाँ पर भी थी। अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था के अंदर बताया जाता है कि इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। हमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय ऐसा कोई उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन अशोक के समय इनका उल्लेख देखने को मिलता है कि अशोक के समय क्या थी? प्रांतीय व्यवस्था के अंदर काम किया जाता था। और इनकी मूल संख्या कितनी थी? 5 थी। और इन 5 की अलग अलग राजधानियां भी थी। 5 या 6 बताई जाती है। इनकी राजधानियां कहाँ थी? अलग अलग राजधानियां थी, अलग अलग प्रांतीय व्यवस्थाएं थी। तो वो कौन कौन सी राजधानियां थी? वो यहाँ पर है, यानी कौन सी प्रांत है और उसकी क्या है? राजधानी। जैसे उत्तरापथ जिसकी राजधानी है तक्षशिला, अवंती इनकी राजधानी है उज्जैनी, और कलिंगी जो चौसाली जो क्षेत्र अशोक ने जीता था, अशोक ने क्षेत्र जीता था। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कितनी हो गई? 5 हो गई है, ये 6 हो गई है। 1 2 3 4 5 हो गई है ये। तो ये अशोक ने जीता था। और दक्षिणापथ जिसकी स्वर्णगिरी जो इसकी राजधानी थी, और प्राच्य की पाटलिपुत्र। इनके जो सैनिक थे, इन प्रांतीय व्यवस्था के अंदर जो अधिकारी हुआ करते थे, उनको 12,000 कितने? 12,000 पण दिए जाते थे प्रत्येक महीने में। यानी एक महीने के अंदर 12,000 पण दिए जाते थे। पण का मतलब 3/4 भाग। ठीक है, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। क्या होते थे? चांदी के सिक्के। यानी चांदी के सिक्के दिए जाते थे इनको
जिनको पण बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पण बोला जाता है। ठीक है, यानी ये 3/4 तोला, 3/4 तोला चांदी का सिक्का दिया जाता था। ये 12,000 पण प्रत्येक महीने दिए जाते थे इनको। इन जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर प्रांतीय व्यवस्था के अंदर काम करते थे उनको दिए जाते थे ये। इसके बाद में यहाँ पर पढ़ते हैं सैन्य प्रशासन किस प्रकार का था। सैन्य प्रशासन जो था वो, जैसे यहाँ पर सैनिक व्यवस्थाएं क्या थी? पैदल सेना समिति थी, अश्वरोही में सेना समिति, नौसेना, गज सेना और रसद समिति और रथ सेना। ये 6 प्रकार की सेना यहाँ पर काम करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के समय इस 6 प्रकार की सेना की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। इसके बाद में यहाँ पर दुर्ग के 5 प्रकार बताए गए थे। भी कौन कौन से दुर्ग हैं? और हमने शुक्र नीति के अंदर पढ़ा है कि 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। 8 प्रकार के दुर्ग भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से दुर्ग बताए गए हैं? जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और मरु दुर्ग। मरु का मतलब मरुस्थल ये इलाके के अंदर जो दुर्ग होता है। गिरि का मतलब जो पहाड़ी इलाके के अंदर जो दुर्ग होता है। वन का मतलब जो वन के इलाकों में आसपास के अंदर वन हो वहाँ पर होता है। और चारों ओर जल से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है वो जल दुर्ग है। और स्थल दुर्ग जो समतल भूमि के ऊपर बना होता है उसको हम बोलते हैं स्थल दुर्ग। तो ये 5 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं इसके अंदर। और ये 6 प्रकार की सेना इस समय यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन था उस समय के अंदर हो गई थी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो मुख्य मुख्य घटनाएं इस चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के अंदर जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, शायद आपको दिख रही होगी। जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनका हम अंतिम रूप से एक और बार संक्षिप्त लिख देते हैं। 326 ईसा के अंदर सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करता है और पोर्स के साथ ये युद्ध लड़ता है, लेकिन पोर्स के साथ ये युद्ध हार जाता है। तो 325 के अंदर ये भारत छोड़कर वापस चला जाता है। 322 ईसा के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। 321 में चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिमी तौर यानी पंजाब और सिंध इसकी विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी 1 साल के बाद में ये पंजाब और सिंध के इलाकों में, लेकिन इससे पहले ये मगध के ऊपर आक्रमण करते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन मगध के राजा धनानंद से ये हार जाते हैं। और उसके बाद में ये छोटे छोटे राज्य, जो मैंने बताया था कि छोटे छोटे राज्य को ये हथियाते हैं और उसके बाद में बड़े राज्य के ऊपर जाते हैं ये। 305 ईसा के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के ऊपर युद्ध करता है। सेल्यूकस के ऊपर क्या कर देता है? ये विजय प्राप्त करता है। क्या करता है? विजय प्राप्त करता है सेल्यूकस के ऊपर। क्योंकि सेल्यूकस मैंने बताया था कि जो 25 के अंदर सिकंदर गया है उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस आता है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और उसके बाद में यहाँ पे आता है। 298 ईसा से लेकर के 273 ईसा पर चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? मृत्युवंशी देशी बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर इनकी मृत्यु, दोनों की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। ये हमने काल लिख दिया है। इसके बाद में अशोक मरते हैं और उसके बाद में कलंगिंग युद्ध जो होता है 261 ईसा पूर्व के अंदर कलंगिंग युद्ध होता है। और 184 के अंदर क्या हो जाता है? मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। और इस समय अंतिम राजा तो जो थे वो बृहदर्थ थे। यानी बृहदर्थ जो थे वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा थे और उनके काल में पूर्ण रूप से जो मौर्य वंश है वो समाप्त हो जाता है। अब हम आगामी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि मौर्य वंश के बाद में भारत के अंदर कौन सा वंश आया था और वो किस प्रकार से आया और उनके तमाम जो शासक थे उन्होंने कौन से काम करवाए, कौन कौन सा युद्ध लड़ा, ये तमाम जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और हमने यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर हमने मौर्य वंश कंप्लीट कर लिया है और अंतिम रूप से जो मुख्य मुख्य घटनाएं, जो घटनाक्रम जो है वो हमने संक्षिप्त में यहाँ पर लिख दिया है कि मौर्य वंश के अंदर कौन कौन सी मुख्य मुख्य घटनाएं हुए हैं और उनका समय काल क्या रहा है, ये हमने बात कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार मौर्य वंश के बाद में यहाँ पर कौन सा वंश आता है, इसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए
ये वीडियो देखते रहिए और पूर्ण वीडियो के लिए हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करें। और पूर्ण वीडियो पूरा कोर्स लेने के लिए आप सफल ऐप डाउनलोड कर सकते हो और सफल ऐप के अंदर आपको कोर्स के जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। धन्यवाद।